सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू भाई। तो क्या कभी आपको इस लाइफ के बारे में ऐसा लगा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर पढ़ते थे सिलेक्शन हो गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं खुद की जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हर्ष भैया का पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, हमारा भी वैसा सिलेक्शन हो जाए। उनके तरफ से क्या रिएक्शन था? पहले तो सर मेरे दोस्त ने ही मुझे कॉल करके बोला था कि भाई तुम्हारा एमईएस डिपार्टमेंट में मिल गया है, तो मुझे सर बहुत खुशी हुई थी। फिर उसके बाद सर मैं सीधा मिठाई लेके अपनी घर पे आया था सर, और मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी मेरा एमईएस डिपार्टमेंट मिला है, मुझे एसएससी क्वालिफाई हो गया। स्टील से सर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अड्डा 24/7 का सिविल का महापैक ले लिया था सर उस टाइम पे, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन के लिए उस टाइम पे। पर उस टाइम पे अड्डा से सर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, और अड्डा अड्डा का सर मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा रोल है। और सर आपका मोटिवेशन सर कि करना है तो करना है, यही सर बस आपसे मोटिवेशन लेते रहते थे सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हर्ष आर्या, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेईई 2025 में एमईएस में एक अच्छा रैंक हासिल किए हैं। आज हम हर्ष से जानने वाले हैं उनकी क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे लाइफ में, जब इनके पास हर्डल्स काफी ज्यादा थी तो उसको ओवरकम कैसे किए, और बच्चों के लिए क्या प्रॉपर गाइडेंस होगी। जैसे हर्ष ने एक साल में पढ़कर एमईएस ज्वाइन किया, वैसे आप लोग भी कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है हर्ष आपका। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू भाई। तो क्या कभी आपको इस लाइफ के बारे में ऐसा लगा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सर बीच में जब प्रिपरेशन कर रहा था सर, उस टाइम पे तो सर बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे सर, तो तब तो सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन डाउन था कि होगा भी नहीं होगा। पर सर अब हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब आप डिमोटिवेट होते थे तो अपने आप को कैसे रिचार्ज करते थे, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? सर मेरा तो सिंपल फंडा था सर, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता था सर। मैं अपने दोस्तों से बात करता था, वो लोग मुझे बहुत सर मोटिवेट कर देते थे, दोस्त और मम्मी पापा सर, और एक मेरे सर भैया थे, तो उनसे मैं बात करता था तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। क्या वो वाले दोस्त नहीं थे क्या जो रील्स वगैरह भेजा करते थे? नहीं सर, वो सब भी सर पढ़ रहे हैं अभी। 3-4 का सर उसमें एसएससी जेई में भी सिलेक्शन हुआ है, और बाकी सब भी कर रहे हैं सर। ओके। तो आप हर्ष, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्या जर्नी थी आपकी, किस तरीके से हर्डल्स आपने देखा, उसको ओवरकम कैसे किया? ये सर जैसे मैं सर कानपुर का रहने वाला हूँ, और मैं सर 2024 में आईआईटी लखनऊ, एक कॉलेज है सर, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। उसके बाद सर मैं गेट का एग्जाम दिया था, फिर मैं आईआईटी गुवाहाटी चला गया था। पर वहाँ पे सर मुझे माइंड में क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो फिर वहाँ पे सर उतना हो नहीं पा रहा था, फोकस नहीं बन पा रहा था सर, तो मैं 2 महीने में ही ड्रॉप करके आईआईटी गुवाहाटी मैं आ गया था सर। और जब मैं ट्रेन में ही था सर, तो मैंने अड्डा 24/7 का सिविल का महापैक ले लिया था सर उस टाइम पे, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन के लिए उस टाइम पे। पर उस टाइम पे मैं ले लिया था और मैंने प्रिपेयर करा था, और मेरा 94 मार्क्स बना था आरआरबी जेई के मेंस में। पर सर बिलासपुर जोन भरा था तो मेरा नहीं हुआ था सर, तो उस टाइम पे सर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। पर फिर उसके बाद ये एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आता है, फिर मैं इसके लिए पूरी तरीके से लग गया था सर। तो अब सर ये निकल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो जब आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे थे उस समय पर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाए, वो बच्चों को एक बार बताइए कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है? यस सर। सर सबसे पहला मेन होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर देखना होगा, और लेक्चर देख के आपको उसके नोट्स बनाने होंगे। आप नोट्स बना लोगे, आपको 2-3 बार उसको थॉरोली पढ़ना होगा। आप जब आपके एक बार नोट्स पूरे प्रॉपर थॉरोली आप पढ़ लोगे, फिर आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके उस शॉर्ट नोट्स में लिखना है सर। फिर उसके बाद आपको सर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। आपको कोई भी बुक ले लेनी है, मार्केट में वो सब मिल जाएगी, अवेलेबल है सर। और फिर उसके बाद सर आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देने हैं सर। टेस्ट इज द की टू सक्सेस सर, ये मेरे अकॉर्डिंग है सर। टेस्ट सीरीज या टेस्ट देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका सीक्वेंस क्या है? मतलब पहले कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, फिर टेस्ट, या टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है? सर टेस्ट सीरीज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मतलब नया टॉपिक पढ़ो या ना पढ़ो, आप रिवाइज करो और टेस्ट दो। इन्हीं दो चीज़ों से भी आपका सक्सेस हो सकती है सर। मतलब मैंने तो यही फील करा है सर। हम्म। और आपको सबसे पहले सर मतलब
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपको उसका बेसिक क्लियर हो जाता है सर। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप फुल लेंथ में जाओगे तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करोगे सर। तो ओके, मैंने सर यही करा था। सिलेक्शन के लिए आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हर्ष भैया का पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, हमारा भी वैसा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए आप कितने घंटे पढ़ते थे? बच्चों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए? यस सर, मैं सर जैसे लाइब्रेरी जाता था तो मैं वहाँ पे सर मेरा मिनिमम था कि मतलब मुझे 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और 8 घंटे के प्लस मेरा जितना हो जाता था वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता था। पर उन जो 8 से 10 घंटे में पढ़ता था उसमें जो मेरा इफेक्टिव निकलता था सर, वो 5 से 6 घंटा निकलता था। तो इस वजह से मुझे 8 से 10 घंटे तो पढ़ने होते थे। और फिर इसके बाद में फोकस कभी कभार नहीं बन पाता था, तो उसके लिए मैं थोड़ा गाने वाने सुन लेता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं दोस्तों से बात कर लेता था। तो इससे मैं मोटिवेटेड रहा और अपनी तैयारी करता रहा सर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या रूटीन था आपका, कब पढ़ते थे? सुबह पढ़ते थे, शाम में पढ़ते थे? बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये डिसीजन उनका खुद का होना चाहिए कि कब पढ़ना। लेकिन बच्चों को ये जानने की भी बहुत बड़ी उत्सुकता होती है कि आप कब पढ़ते थे और कितने घंटे, क्या टाइम टेबल था आपका कि सुबह टेक्निकल पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है, नॉन टेक्निकल कब पढ़ना है? एक बार आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए। सर जब प्री की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो प्री की प्रिपरेशन के लिए तो सर मैं सुबह उठ जाता था 5 बजे। 5 से 6 मैं सर अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, जो भी मैंने बनाया होता था। फिर उसके बाद अपना डेली बेसिस पे काम करता था। फिर मैं सर एग्जैक्ट 8 से 9 बजे के बीच में लाइब्रेरी चला जाता था। फिर मैं मतलब सर अपना पूरा टेक्निकल पढ़ता था शुरुआत के 4 घंटे। फिर उसके बाद सर मैं अपना 2 घंटा नॉन टेक को देता था। नॉन टेक पिंकी मैम ने सर पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो मैं अपना नॉन टेक को देता था 2 घंटा। फिर उसके बाद सर मैं टेस्ट लगाता था सर। फिर उसके बाद शाम टाइम में फिर से सर मैं अपना वो टेक्निकल को देता था वो पार्ट। तो ये इसने सर मुझे बहुत हेल्प करा है। फिर जब मैं सर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फिर मैं सर सुबह उठने का मैंने रूटीन बंद कर दिया था। फिर मैं रात तक अपना स्टडी कंटिन्यू करता था सर। ओके, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर फॉर्मूला भूल जाता है हमसे, कॉन्सेप्ट नहीं याद होता। उनके लिए कोई दुआ और दवाई आपके पास? सर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, हम्म। मुझे तो यही लगता है, रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, यही यही दो चीजें हैं जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। अगर आप जितना बोल रहे हो आप उतना ज्यादा रिवाइज करो, आप उतना ज्यादा मॉक लगाओ, आपको सब चीजें रट जाएंगी। ओके, तो अगर मैं एक चीज आपसे ये पूछूं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज पे हैं, कॉलेज यस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, डिप्लोमा कर रहे होंगे तो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होंगे। उनके लिए क्या सजेशन है, कब से उनको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए? और आपके दिमाग में कब से आया था कि मुझे तैयारी करना है? सर, जब जैसे मैं अपना बताता हूँ सर, जैसे मैं फाइनल ईयर में था सर, तो मैं गेट का प्रिपेयर कर रहा था। तब मैं एसएससी जेई का नहीं सोचा था कि मुझे एसएससी जेई करना है। पर फिर उसके बाद में मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे पहले मैं इसी को निकाल सकता हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद अड्डा 24/7 का महापैक ले लिया था सर। फिर उसने सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा, अड्डा ने। फिर उससे मेरा बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो गई सर। ओके, अच्छा, आप एक वो रिएक्शन बताइए जो एक बहुत प्राउड मोमेंट वाला होता है जब आपका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले आपने किसको बताए और उनके तरफ से क्या रिएक्शन था? यस सर, पहले तो सर मेरे दोस्त ने ही मुझे कॉल करके बोला था कि भाई तुम्हारा एमईएस डिपार्टमेंट में मिल गया है। तो मुझे सर बहुत खुशी हुई थी। फिर उसके बाद सर मैं सीधा मिठाई लेके अपनी घर पे आया था सर। और मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी मेरा एमईएस डिपार्टमेंट मिला है, मुझे एसएससी जे क्वालिफाई हो गया। तो मम्मी का सर रिएक्शन बिल्कुल प्राइसलेस था। और जब पापा आए शाम को, तो पापा को बताया, तो पापा भी बहुत अच्छे मूड में थे सर फिर। ओके, तो मतलब अब क्या लोगों का नजर और नजरिया दोनों बदल गया आपके रिस्पेक्ट में पहले के कंपैरिजन में? यस सर, जैसे पहले लोग पूछते रहते थे कि बेटा फाइनल ईयर हो गया, आप तो इतने अच्छे पढ़ने में थे, आप आईआईटी भी ड्रॉप आउट हो, मतलब आप आईआईटी भी जा चुके हो गेट से, फिर आप अभी क्या कर रहे हो सर? फिर मतलब कुछ जवाब नहीं होता था देने के लिए। अब मैं क्या उन्हें बताऊं सर, मेरा प्लेसमेंट भी लगा था, मैं वो भी छोड़ के आ गया था सर। पर फिर उसके बाद अब ये हो गया सर। अब सब लोग बधाई दे रहे हैं, जो जो लोग पहले पूछते थे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब जैसे पहले होता था कि आप कहीं जाते थे, लोग पूछते थे कि कब तक तैयारी करोगे, तो आपके दिमाग में ये कभी डर नहीं आया कि यार आईआईटी अगर मैं छोड़ के आ रहा हूँ उसके बाद सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा आगे? सर इतना तो क्लियर था सर, मैं निकाल लूंगा। मैं मेहनत करने के लिए तैयार था सर। और जब मैं ये छोड़ रहा था तो मेरे पापा ने मुझे बहुत बार बोला था कि मत छोड़ो मत छोड़ो, तुम इसी में कर ले जाओगे। पर मेरे दिमाग में सर क्लियर था कि मैं आरआरबी जेई निकालूंगा। उस टाइम पे सर आरआरबी जेई था, पर वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर उसके बाद सर बहुत ज्यादा आग लग गई थी जैसे अंदर। फिर उसके बाद एसएससी जेई के लिए मैं सर पूरी तरीके से लग गया और मेरा एसएससी जेई हो गया सर।
ओके। अच्छा, एसएससी जेई में जैसे बात किया जाए सीबीटी 1 में 2 पार्ट होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। उसको यस सर। आपने किस तरीके से मैनेज किया, बाद में सीबीटी 2 में बताइएगा। सर जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है सर, वो मतलब मुझे तो मतलब इजी लगता था सर, तो मतलब उसके लिए ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी सर। मैं पर डेली बेसिस पे उसका भी एक मॉक दे देता था, सब्जेक्ट कितने वाइज में। नंबर थे रीजनिंग में आपके? रीजनिंग में सर मेरे 44 मार्क्स थे। 44। जीएस में? यस। जीएस में सर एग्जैक्ट सर शायद 20 या 22 मार्क्स थे सर मेरे। बहुत और अच्छे सर थे। और ओवरऑल सर मेरे 136 मार्क्स थे प्री में। यस सर। मेंस में? सर मेंस में अभी मतलब फाइनल आंसर की तो नहीं आई थी, पर जो बाद में जो टेंसेटिव आंसर की थी उसके हिसाब से सर मेरे 193 मार्क्स थे। तो उसके हिसाब से लग रहा था कि शायद नहीं मिलेगा, पर ऑप्शन चेंज बहुत सारे होने थे सर, ये हो रहा था। तो ऑप्शन चेंज के हिसाब से जो ऑप्शन चेंज हो रहे थे, तो उसमें ऐड हो गया सर मेरा 212 के आसपास बैठ रहा था सर। ओके ओके ओके। हाँ, कुछ गलतियां भी थी। यस सर, ऑप्शन चेंज बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे सर 110 एमएलडी का एक क्वेश्चन था, वो ऑप्शन चेंज हम्म। था। और पीसीयू का क्वेश्चन था, वो भी ऑप्शन चेंज था सर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे सर। ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गए। यस सर। तो क्या अभी इसके आगे भी कुछ करना है कि सीपीडब्ल्यूडी आपका टारगेट है, या यूपीपीएससी ए में जो यस सर। वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी टारगेट कर रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन यही है आपका? नो सर, फाइनल तो नहीं है सर, अब यूपीएई आएगा, उसको भी प्रिपेयर करना है सर। और हम्म यूपीएई मेन टारगेट रहेगा सर। और अभी अभी जैसे ईएससी दिया था सर मैंने, उसमें मेरा प्री क्वालिफाइड और मेंस मैं दे चुका हूँ। तो हम्म। अब देखते हैं सर आगे, पर अब जब यूपीएई आएगी तो सर यूपीएई के लिए लगना है सर पूरी तरीके से। ओके। कुछ ऐसा संदेश आपके तरफ से, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आपके साथ ही 2025 में एसएससी जेई का मेंस दिए हैं, उनके यस लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? सर। उनको जिनका तैयारी सर करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, या नहीं किस सर, तरीके से बिल्कुल अपने नहीं। आप को मोटिवेट रखना चाहिए? तैयारी तो सर आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आप मेंस दे चुके हो सर, तो आप मतलब बिल्कुल पड़ाव पे आ चुके हो। आपका बस सिलेक्शन होने ही वाला है। अगर इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार पर हो जाएगा। बस आपको लगे रहना, रिवाइज करना, मॉक लगाना, रिवाइज करना, मॉक लगाना, ये दो चीज़ों से ही आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि हम अपने नोट्स वगैरह ना बनाएं, बगैर नोट्स के क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? वो क्या नहीं करते हैं, फोटो कॉपी निकलवाते हैं कभी किसी दोस्त की लेकर। क्या इस तरीके से पॉसिबल है सिलेक्शन? नहीं सर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता सर। जब तक आप खुद से अपने नोट्स नहीं बनाते, तब तक वो आपके माइंड में वो चीज़ें छपती नहीं है सर। और जब तक वो आपकी चीज़ें छपती नहीं, तब तक आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आती है। जब आपके खुद से नोट्स होंगे तो सर, तो आपको पता रहेगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। जब आप उसको भूल रहे होंगे, तो आप तुरंत वहीं पे जा सकते हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। तो नोट्स तो सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके। तो आपने नोट्स कहाँ से बनाए थे अपनी? सर मैंने तो सर आपसे बनाए थे, और सर एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स की वो अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं उससे भी देखता रहता था सर। जो जो इम्पोर्टेंट होता था वो मैं अपने नोट्स में लिख लेता था सर। ओके। तो यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी सीबीटी 1 में जैसे उनका 2-4 नंबर से रुक जा रहा है, तो आपके यस तरफ से कुछ उनके लिए सजेशन की इस बार उनका भी क्लियर हो जाए? सर, सीबीटी 1 में जैसे रुक जा रहा है, तो थोड़ी अभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में अगर कमी है। अगर सीबीटी 1 में रुक जा रहा है, तो आप अपने हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, मॉक दीजिए। बस ये 4 चीज़ें करिए, आपका बहुत 90% चांसेस है, 90 क्या 99% चांसेस है आपका हो जाएगा। बस आपको लेक्चर देखना है, अपना रिवाइज करना है, मॉक लगाना है। ये 3 चीज़ों से ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ऐसे बच्चे हैं कि आज 10 घंटे पढ़ना है, कल 2 घंटे, फिर 6 घंटे, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं, बस पढ़ना है। उनको लिए कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी जैसा वर्ड है ही नहीं। तो आपकी तरफ से क्या है, कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं तो सर मतलब बहुत कम ही ऐसा होता था जिस दिन मैं लाइब्रेरी ना गया हूँ। मैं हम्म। अपना मतलब बहुत टाइम रखता था कि मतलब मुझे 8 से 9 के बीच में लाइब्रेरी जाना है तो जाना है। फिर उसके बाद सर मैं अपना 8 बजे ही आता था। उसके बाद मतलब मैं 12 घंटे अपने दैनिक की कोशिश करता था, उसमें कुछ घंटे इधर उधर चला जाता था, वो बात अलग है। पर मैं अपना पूरा फोकस करता था कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो पाऊँ अपना मेंटेन रखूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखूँ। तो कंसिस्टेंसी तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिससे सबसे ज्यादा डर लगता था? दोनों के नाम बताइए आप। सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जैसे जियोटेक मुझे बहुत अच्छा लगता था, और बीएमसी। ये दो सब्जेक्ट एसएससी जेई में भी इम्पोर्टेंट है सर, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इनकी सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे ठीक थी सर, मतलब। और जो सर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, वो स्टील और आरसीसी है सर। स्टील से सर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। स्टील तो मतलब जैसे उसका मतलब पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, पर मैं उसको
रिवाइज कर करके और मॉक उसके लगा के क्वेश्चन करके उसको मैंने थोड़ा अपना स्ट्रांग बनाया सर। ओके। तो जैसे यहाँ पर स्टील का आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सीबीटी 2 में स्टील से तो 14-15 क्वेश्चन आ गए थे, यस जो सर। हर बार 1-2 क्वेश्चन आते थे। यस तो मेरे सर। ख्याल से आपका उसी की वजह से सीपीडब्ल्यूडी भी रुक गया है क्या? यस सर। अगर स्टील की जगह पे वो कुछ और क्वेश्चन होते सर तो शायद BCPWD शायद हो सकता सर, पर इस बार सर क्योंकि और बारह काफी। तेरह अगर जैसे आप बता रहे हैं 12-13 क्वेश्चन जैसे सीपीडब्ल्यूडी सॉरी उसमें आए हुए हैं, स्टील के क्वेश्चन आए हुए हैं, 12-13 क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूँ 10 भी अगर आपके सही हो जाते और तो तीस यस चालीस सर। नंबर तो ही बढ़ गया होता। यस सर। और वो सर जो इस बार स्टील के क्वेश्चन आए थे सर, वो हल्के लेवल के नहीं थे सर, वो गेट हम्म। लेवल के थे इस बार के। जो मतलब 10 में से वो आप मान के चलिए 6 क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के थे, बहुत अच्छे लेवल के थे। और हम्म। बस 2 ही 3 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट होंगे, बाकी तो सर ठीक ठाक लेवल के थे सर इस बार ओके। स्टील के। तो, तो बच्चों के लिए क्या संदेश है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ कर जाना है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ कर जाना है? नहीं सर, कोई सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते सर, ये आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैं सोचता था कि स्टील पिछले बीते ट्रेंडों में सर ये ऐसा लगा कि दो सर तीन 8-10 ही। साल से 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे। यस सर, तो मैं भी यही सोचा था कि मेरा स्टील थोड़ा कमजोर है तो मैं मैनेज कर जाऊंगा। पर इस बार हम्म। जैसे स्टील के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो उससे थोड़ा मेरा मार्क्स भी घटा है सर। तो इसीलिए सर कोई सब्जेक्ट आप छोड़ तो नहीं सकते हैं सर, आपको उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए कि अगर छोटा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको उसको मैनेज कर पाओ। ओके। ये जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो सर मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। फिर सर मैं अपने फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा, और सर अड्डा अड्डा से सर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई। और अड्डा अड्डा का सर मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा रोल है। और सर एक मेरे भैया थे सर, वो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा है सर। तो मैं नाम सर भी यही। ले सकते हैं आप भैया का। सर वो ब्रजेश भैया थे सर, जिन्होंने वो 2019 के पास आउट थे, तो उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा है सर। तो यही था सर। तो क्लास का कोई ऐसा एक सीन जो आपको याद हो? सर आपका मोटिवेशन सर, हम्म। कि करना है तो करना है, यही सर। बस आपसे मोटिवेशन लेते रहते थे सर और आगे अगर बढ़ते सिलेक्शन रहते हो गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं खुद की जिंदगी बदल जाएगी। थे। यस सर। क्यों, यही है ना? यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप आए हर्ष और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं कि किस तरीके से क्या अपनी प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी बच्चों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी बहुत तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 2025 में अभी आपकी आरआरबी और एसएससी दोनों वैकेंसी आने वाली हैं, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा सिलेक्शन से बहुत दूर होंगे। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। थैंक यू हर्ष एंड थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।